नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। इंसान का अस्तित्व तब तक है जब तक ये प्रकृति है। प्रकृति के साथ इंसान के तालमेल का नाम ही दरअसल जीवन है। लेकिन जब ये तालमेल टूटने लगता है तो जीवन की कड़ियां भी टूटती हैं। यानी प्रकृति है तो इंसान भी है। और कुछ इसी सोच के साथ दुनिया में प्रकृति को बचाने का सबसे बड़ा उत्सव विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कोशिश होती है कि समय रहते इंसान को उसकी गलतियों का एहसास कराया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती रहने लायक बची रहे। इस बार का पर्यावरण दिवस इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार यानी कि अमेरिका ने पेरिस समझौते से खुद को अलग कर लिया है। यानी चिंता कम होने की बजाय बड़ी होती जा रही है। आज विशेष में बात होगी प्रकृति और पर्यावरण की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जी, तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर लोगों ने पृथ्वी को बचाने की शपथ ली और प्रदूषण को मिटाने में सहयोग करने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा और एक बेहतर ग्रह बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस एकदम सही समय है। इससे पहले एक कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पर्यावरण और विकास में संतुलन बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को बचाने के लिए कम से कम में काम चलाने वाली जीवन शैली अपनानी होगी। Environment belongs to all of us. It belongs to our future generation also. Our ancestors gave us clean rivers, pure air, rich forests, rich and fertile soil. They also gave us the ancient wisdom to protect and respect nature. But due to our lack of understanding or maybe our lack of commitment, we have probably ruined all of it. इधर दिल्ली में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने पर्यावरण दिवस के मौके पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके लिए आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि देश में जब तक स्वच्छता को लेकर लोग मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें देश भर में साफ सफाई और कचरे के सही निपटारे के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। अपना घर के सामने 2 बकेट रखना ये कोई बड़ा विषय है क्या? इसके लिए सरकार पैसा देना है क्या? दुर्भाग्य है इस देश में आजादी के इतना साल के बाद भी हमारे लोगों में एक प्रवृत्ति बन गया। उसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार है, राजनेता। प्रवृत्ति क्या है? सब काम सरकार करेगा, अब बेकार बैठे तो चलेगा। ये मोदी जी ने कहा ये नहीं चलेगा। जनता का भागीदारी होना चाहिए। पीपुल्स इन्वॉल्वमेंट हैज टू बी देयर। एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ इट and everybody should do their duty. Then only it will be successful. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में एक पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष ने लोगों से पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने की अपील की। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रकृति को बचाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर भी चिंता जताई। भी जाइए, आपको प्राकृतिक जंगल तो समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कंक्रीट के जंगल दिखाई देंगे। क्या ये कंक्रीट के जंगल हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे पाएंगे, शुद्ध वातावरण दे पाएंगे? आप देखते होंगे सर्दियों के समय में थोड़ी सी फॉग होती है, उसके बाद पॉल्यूशन का जो स्तर है कितना तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नैनीताल में स्थानीय लोगों ने झील बचाने के लिए मार्च निकाला, जबकि हल्द्वानी में स्वच्छ भारत के लिए वाहनों पर पोस्टर लगाए गए। इन कार्यक्रमों में लोगों ने पर्यावरण को बचाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पर्यावरण के प्रति लोगों की उदासीनता हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। बीते कई वर्षों से ये कोशिश भी हो रही है कि लोगों को पर्यावरण के साथ जोड़ा जाए और इसकी अहमियत से लोगों को रूबरू कराया जाए। हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम चुनी जाती है। इस बार की थीम है
लोगों को पर्यावरण के साथ जोड़ना। खेती किसानी की ऐसी तस्वीरें दुनिया के हर कोने में देखने को मिल जाती हैं। भारत में आज भी करीब 60% खेतीहर जमीन सिंचाई के लिए मॉनसून पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि देहातों में पर्यावरण के साथ लोगों का सीधा जुड़ाव रहता है। लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी के इर्द गिर्द घूमता है और लोग रोजी रोटी के लिए प्रकृति पर टिके रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पर्यावरण में आने वाले किसी भी बदलाव का सबसे ज्यादा असर दुनिया की ग्रामीण आबादी पर पड़ेगा। आज के दिन में विश्व में 50% लोग शहर में रहते हैं और उनको प्रकृति से जुड़ाव नहीं है, वो प्रकृति समझते नहीं हैं। और जब तक आप प्रकृति नहीं समझेंगे, जब तक आप नेचर से रिलेट नहीं कर पाएंगे, आप पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर सकते। आज के दिन में लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि खाना कैसे उगाया जाता है, क्योंकि वो गांव से जुड़े नहीं हैं। और जंगल में क्या होता है, क्योंकि वो प्रकृति से नहीं जुड़े हैं। तो गांव से जुड़ाव, जंगल से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहते हैं तो। ताज़ा हवा, साफ पानी, हरियाली, पहाड़, नदियाँ, ये ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अरबों डॉलर खर्च करके भी इसे हासिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा पर्यावरण दिवस के मौके पर इस बार लोगों को पर्यावरण के साथ जोड़ने को थीम बनाया गया है। कोशिश ये है कि प्रकृति के महत्व को लोग समझें और इसके संरक्षण के लिए कदम बढ़ाएं। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को लागू करने की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण है। सतत विकास के 14वें और 15वें लक्ष्य को इसके बगैर हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। इसके तहत पानी, जमीन और इकोसिस्टम को बचाए रखने का संकल्प लिया गया है। इस बार कनाडा को मेजबान देश बनाया गया है, जो कि अपना 150वां दिवस मना रहा है। देश के विकास में पर्यावरण को समृद्ध करने का लक्ष्य कनाडा और संयुक्त राष्ट्र ने बनाया है। Oceans, land, forests, water, the air that we breathe, this is our environment. It is the keystone of a sustainable future. Without a healthy environment, we cannot end poverty or build prosperity. We all have a role to play in protecting our only home. We can use less plastics, drive less, waste less food, and teach each other to care. On World Environment Day and every day, let us reconnect with nature. Let us cherish the planet that protects us. पर्यावरण के साथ लोगों को जोड़ने की थीम को संयुक्त राष्ट्र पूरी शिद्दत से लागू करना चाहता है। इसके लिए साल भर जागरूकता अभियान चलाने का लक्ष्य बनाया गया है। असल में हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम मुकर्रर की जाती है। 2016 में वन्य जीवों की तस्करी रोकना थीम थी, तो वहीं 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर 7 अरब लोगों के बोझ और प्रकृति के इस्तेमाल में सावधानी बरतने को थीम बनाया था। 2014 में छोटे द्वीप और जलवायु परिवर्तन पर जोर दिया गया था। 2013 में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना थीम थी। 2012 में हरित अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करने को लक्ष्य बनाया गया था। तो वहीं 2011 में जंगल बचाने और पेड़ लगाने पर संयुक्त राष्ट्र का जोर था। इससे पहले भी पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दों को थीम बनाकर संयुक्त राष्ट्र ने इसके प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया और हर साल थीम के इर्द गिर्द कई अभियान चलाए गए। आज के दिन में 700 करोड़ से अधिक लोग इस पृथ्वी पे हैं और उनको पानी चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, रोड चाहिए। तो पर्यावरण की जो आज के दिन में जो विनाश है वो इंसान के कारण है। और किस तरह से जो एक टर्म यूज होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, किस तरह से पर्यावरण में लोगों का जो फुटप्रिंट है वो कम करें, यही एनवायरनमेंट डे बताता है। तो जब तक लोग अपना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम नहीं करेंगे तब तक पर्यावरण बच नहीं सकता है। असल में 5 से 16 जून 1972 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन में पर्यावरण के विषय पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पहली बार एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया। इसके बाद 15 दिसंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित करके हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का ऐलान किया। तय हुआ कि इस दिन दुनिया भर में पर्यावरण की वर्तमान चुनौतियों और उसके समाधान पर चर्चा हो।
इस तरह 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण दिवस मनाते हुए 4 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पर्यावरण पर चिंताएं जस की तस बरकरार हैं। पर्यावरण पर नई नई चुनौतियां पैदा होती जा रही हैं और पुराने मुद्दे अब भी कायम हैं। ऐसे में प्रदूषण, अक्षय ऊर्जा, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों पर बार बार संयुक्त राष्ट्र जागरूकता अभियान चला रहा है। समावेशी विकास लक्ष्य को भी इससे जोड़ा गया है। इस साल को बचाने पर जोर देकर फिर से पेड़ पौधों और प्रकृति की अहमियत लोगों को समझाने का काम चल रहा है। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था CSE ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक तेज गर्मी और बढ़ते तापमान से घातक ओजोन प्रदूषण के खतरे बढ़ रहे हैं। ओजोन प्रदूषण के कारण दिल्ली जैसे शहरों में सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां बढ़ सकती हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यह रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट कहती है कि वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसें गर्मी में सूरज की किरणों के साथ ओजोन गैस के बनने में मदद दे रही हैं। संस्था के मुताबिक प्रचंड गर्मी से पूरे देश और खासकर दिल्ली में ओजोन में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो बीमारियों को न्योता है। ओजोन का जो लेवल है वो उसका स्तर बहुत बढ़ गया है और ओजोन पोल्यूशन जो है वो अभी भी सरकार समझ नहीं रही है। वो हमारे फेफड़ों के ऊपर बहुत बुरा असर करता है और जो आंकड़े हैं वो दिखाता है कि ओजोन का स्तर दिल्ली में जब गर्मी बढ़ी है, क्योंकि ये गर्मी के कारण भी होता है, ये गर्मी का पोल्यूशन है, ये सर्दी का पोल्यूशन नहीं है, और इसके कारण आज हम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा खतरा है। CSE के शोध में कहा गया है कि यह खतरनाक ग्राउंड लेवल ओजोन तब बनती है जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NOx और डीजल वाहनों और दूसरे स्रोतों से निकलने वाली जहरीली गैसों की एक खास किस्म सूर्य के प्रकाश में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म और स्थिर हवा में ओजोन का निर्माण बढ़ जाता है। सबसे बुरी चीज़ जो है, जो CSE की रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक हम इसके बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि हम फिक्र करते हैं जब सर्दी पड़ती है, जब हमें प्रदूषण दिखता है, हमें आँखों में दिखता है और इसीलिए हमें लगता है कि प्रदूषण है, बहुत प्रदूषण है, कुछ करो। ओजोन ऐसी गैस है जिसको आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है, मगर बहुत बढ़ गया है और उसका आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए CSE का बार बार यही कहना है सरकार को कि डीजल की गाड़ियाँ कम करो। संस्था के मुताबिक ओजोन के कारण समय से पहले होने वाली मौतों के मामले में भारत सबसे आगे है। ओजोन के प्रभाव से दमा और सांस से जुड़ी दूसरी बीमारियां और बढ़ जाती हैं। उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखा के पास वाले देशों में ओजोन बनने की प्रक्रिया ज्यादा तेज होती है, इसलिए सरकार को इस बारे में ज्यादा गंभीरता से प्रयास और प्रभावी नीतियां बनानी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विकास और पर्यावरण के बीच संबंध पर लंबे वक्त से बहस जारी है। एक मोटी धारणा यह बन गई है कि विकास की गति तेज होगी तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचना लाजमी है, लेकिन पर्यावरण के जानकारों ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि विकास पर्यावरण की शर्तों पर नहीं हो सकता। दोनों के बीच किस तरह का सामंजस्य बने, ये अब भी बात का मुद्दा है। शहरों में खड़ी इन ऊंची इमारतों को देखिए, तरक्की की ये मिसाल है। बीते 2 दशक में भारत में तेज गति से शहरीकरण हुआ है, लेकिन इसी दौरान देश में प्रदूषण का स्तर भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। आलम यह है कि एक हालिया शोध में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 10 भारत के हैं। राजधानी दिल्ली में तो हालात और भी खराब हैं। वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली की स्थिति बदतर है। यहाँ छोटी उम्र के हर चौथे बच्चे सांस की बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जहरीली हवा के चलते भारत में लोगों की सामान्य उम्र जितनी होनी चाहिए उससे 3 साल तक कम हो जा रही है। पूरे देश में
66 करोड़ लोग उन इलाकों में रहते हैं जहां हवा में मौजूद कण मानकों से 4 गुना ज्यादा हैं। यानी खतरे की घंटी चारों तरफ बज रही है। आज के दिन में हमारे पास तकनीक है कि हम सोलर और विंड एनर्जी से बिजली का पैदावार करें। आज हमारे पास तकनीक है कि हम बिजली की गाड़ी पे चलें। आज हमारे पास तकनीक है जिससे कि हम अपनी जो पानी का इस्तेमाल है उसको 50% कम कर सकते हैं, बिजली के इस्तेमाल को 50-60% कम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और उन तकनीकों का इस्तेमाल करके लोगों का अवेयरनेस बढ़ा के हम विकास और पर्यावरण दोनों को साथ साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ते कारखानों और गाड़ियों की तादाद ने लोगों को सुविधाएं तो पहुंचाई हैं, लेकिन इसी वजह से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी फैल रही हैं। कूड़े के ढेर शहरों की पहचान बन गए हैं। शहरों के कचरे पड़ोस की नदियों में बहाए जा रहे हैं और जल शोधन योजना के अभाव के चलते उत्तर भारत में गंगा और यमुना की हालत बदतर हो गई है। दिल्ली में तो यमुना और गंदे नाले के बीच फर्क करना भी मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि यमुना का दिल्ली से गुजरने वाले हिस्से को एक पूरी नदी मान लें तो ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कहलाएगी। 2016 सबसे गर्म साल था रिकॉर्ड पे, और जनवरी फरवरी का जो महीना था, इस बार फरवरी का जो महीना था, वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे गर्म महीने थे। इतनी गर्मी थी उस समय। इनफैक्ट वो टेम्परेचर 1901 के बाद उतनी गर्मी नहीं देखी गई है विंटर्स में। तो पर्यावरण, जो जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे पर्यावरण पे बहुत असर पड़ रहा है, मॉनसून पे असर पड़ रहा है, और आगे चल के जैसे जैसे तापमान बढ़ेगी और भी असर बढ़ेगा। महानगरों के साथ गंदगी का ये रिश्ता विकास और पर्यावरण पर नए सिरे से सोचने को मजबूर करता है। बिजली की खपत, एसी, रेफ्रिजरेटरों की बढ़ती संख्या, गाड़ियों के धुएं, पॉलिथीन के इस्तेमाल से लेकर ठोस और द्रव कचरों के निपटान के चलते पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में नदियों के किनारे तरह घर बनाए गए, पहाड़ों के आसपास जिस तरह निर्माण कार्य हो रहे हैं, नदियों को जिस तरह बांधों में तब्दील किया जा रहा है, उससे पर्यावरणविदों में खासी नाराजगी है। जंगलों की कटाई और कारखाना लगाने से पहले पर्यावरण को होने वाले नुकसान के आकलन में कई बार कोताही बरती जाती है। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि वो अब कार्रवाई के मामले में तेजी बरतेगा। बीते साल देश के 4 महानगरों में एक सर्वे किया गया। इसमें नतीजा ये निकला कि 8 से 14 साल के करीब 2500 बच्चों में 40% के फेफड़े कमजोर हैं। वायु प्रदूषण तो है ही, लेकिन चिंताएं इससे बढ़ गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान बढ़ रहा है और हिमालय जैसे पहाड़ों पर ग्लेशियर धीमे धीमे पिघल रहे हैं। विकास के जो पैमाने हैं, उसकी परिभाषा को लेकर आज भी मतभेद हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए देश में कई नियम कायदे बने। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई फैसले सुनाए जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिले, लेकिन उसमें से कुछ फैसले को लागू करने के बदले खुद सरकार ही अदालत पहुंच गई। ऐसे में पर्यावरणविदों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में जब भी प्रकृति और प्रदूषण की और पर्यावरण की बात आती है तो हमारी नदियों की जो हालत है वो चिंता की लकीरें गहरी करती है। गंगा, यमुना समेत देश की 275 से ज़्यादा नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। नदियों में दिन ब दिन बढ़ता प्रदूषण न केवल नदियों बल्कि पर्यावरण के अस्तित्व के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। आखिर नदी प्रदूषण के पीछे वो कौन सी वजहें हैं? क्या ऐसे भी समाधान हैं जिन्हें अपनाकर हम नदियों के जल और अपने कल को बेहतर कर सकते हैं? देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये बहती हुई निर्मल धारा कभी सभ्यता की जननी हुआ करती थी। इन नदियों के किनारे ही सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्म का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जीवन का आधार बनाने वाली नदियां आज खुद अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। नदियों में प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो गया है कि नदियां अब नदी कहलाने की हालत में नहीं हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम तक नदियां प्रदूषण के बोझ से बेबस हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक
देश की 445 नदियों में से 275 नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, नदियों में प्रदूषण का प्रवाह करीब 12,363 किलोमीटर हो गया है। बीते 5 सालों में प्रदूषित नदियों की तादाद में 2 गुना इजाफा हुआ। 2009 में केवल 125 नदियां ही प्रदूषित थीं। आज आप चले जाइए, कोई नदी आपको शुद्ध नहीं मिलेगी। नगरों का, सीवरेज का, वहां के ड्रेनेज का सारा पानी उड़ेल दिया गया है नदियों में। औद्योगिक कचरा उड़ेल दिया गया है नदियों में। गांव के गांव आप देखते होंगे, बड़ी मात्रा में लोग शौच करने के लिए नदियों के किनारे ही जाते हैं। सरकार मानती है कि देश में नदियों के प्रदूषण की 4 अहम वजहें हैं। ये हैं घरेलू नालियां, औद्योगिक नाले, ठोस कचरे और अप्रत्यक्ष रासायनिक कचरे। आलम यह है कि राजधानी दिल्ली समेत नदियों के किनारे बसने वाले अधिकांश शहरों और गांवों में अनियोजित तरीके से घरों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों में सीधे बहा दिया जाता है। अमूमन सभी जगहों पर गंदे पानी की निकासी के लिए नदियों को मास्टर लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार देखा गया है कि खर्च बचाने के लिए ज्यादातर अनियोजित मकानों से नदियों में सीधे पानी डाल दिया जाता है। जाहिर है, अगर नदियों को प्रदूषण से बचाना है तो सबसे पहले सीवेज सिस्टम को बदलना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण औद्योगिक प्रदूषण है। गंगा और यमुना जैसी नदियों को प्रदूषित करने में चमड़ा, बर्तन, कांच, सिगरेट, कागज, रंग शोधन कारखानों और केमिकल फैक्ट्रियों का बड़ा हाथ रहा है। इन उद्योगों से निकला कचरा नदियों के बैक्टीरियोफेज को ही तबाह कर देता है। किसी भी नदी का बैक्टीरियोफेज उसके जल को खराब होने से बचाता है। हम लोग देखे हैं, आज से 20 साल पहले जिन नदियों में बहुत मीठा जल होता था, औद्योगिक कचरा, नगरीय सीवरेज का गंदा जल पानी उसमें गिरने के बाद पानी जहरीला हो गया है। वहां के जितने भी उसमें जीव जंतु थे सब मर चुके हैं। देश में करीब 650 महानगर, शहर और कस्बे हैं जिनकी गंदगी सीधे नदियों में जा रही है। ऐसा नहीं है कि तेजी से बढ़ते शहरी और औद्योगिकरण के बरक्स हम नदियों को प्रदूषित होने से नहीं बचा सकते। नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे पहले नदियों में सीधे डाले जा रहे गंदे पानी को रोकने की जरूरत है। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए प्लांट लगाने चाहिए और नदी प्रदूषण के खिलाफ कड़े कानूनों की दरकार भी है। टाइम फ्रेम बोलती हूँ ना, निर्मलता का फेज 1 2 साल, निर्मलता का फेज 2 4 साल, अविरलता का फेज 1 7 साल और टोटल निर्मलता, अविरलता और निरंतरता मिलाकर के 10 साल, जिसके 3 साल निकल गए और बिल्कुल भी लैप्स नहीं कर रहा है टाइम फ्रेम। ठोस कचरे जैसे पॉलीथीन, पूजा सामग्री के अवशेष और दूसरी सामग्रियां जिसे सीधे नदी में डाल दिया जाता है, उससे भी बुरी तरह नदियां प्रदूषित हो रही हैं। नॉन पॉइंट सोर्सेज में खेतों से निकलने वाला रासायनिक खाद युक्त अतिरिक्त पानी और कपड़ों की धुलाई से निकलने वाला पानी, अधजले शव आदि आते हैं। दरअसल नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों पर ही नहीं डाली जा सकती, इसके लिए आम आदमी को भी अपना दायित्व निभाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पर्यावरणविदों के बीच वर्षों से जो मुद्दा लगातार बहस में है वो है जलवायु परिवर्तन। दुनिया में लगातार बढ़ रहे तापमान से हर मुल्क परेशान है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को आगाह किया है कि अगर वो अपने तौर तरीके नहीं बदलते तो आने वाले दिनों में हमें भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के लक्षण अब साफ साफ हमारे सामने दिखने लगे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम अब तक उठता नजर नहीं आता। जाते जाते जलवायु परिवर्तन पर हमारी इस खास रिपोर्ट की। नमस्कार। कहीं बेमौसम बारिश और बाढ़ तो कहीं हिमपात, कहीं सूखा और अकाल तो कहीं पिघलते ग्लेशियर। ऐसी तस्वीरें हमें बता रही हैं कि जलवायु परिवर्तन इस समय दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक है। इस पर बहस कोई नई नहीं है। दशकों से पूरी दुनिया में इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। 2015 में पर्यावरण दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने इसे थीम बनाया था। यूएन ने धरती को बचाने की थीम चुनकर दुनिया को आगाह किया कि धरती है तो हम हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते पर्यावरणविदों के बीच खासी चिंता देखी जा रही है। टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर की वजह से दिल्ली जैसी जगह में अगर टेम्परेचर बढ़ता है
ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग जो हैं अपना एसी जो हैं जो मंथ अप्रैल में शुरू करते थे वो मार्च में शुरू करेंगे, तो एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगा। जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो बेसिकली किसी टेम्परेचर के बीच में ग्रो करते हैं कि वो कितने टेम्परेचर्स को विदस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर वो टेम्परेचर्स 5-6 डिग्री राइज कर जाएंगे तो आपके क्रॉप का जो पैदावार है उसमें फ़र्क आ जाएगा। बढ़ते वैश्विक तापमान के खतरे को दुनिया ने महसूस किया, कुछ कदम भी उठाए गए। 2015 में पेरिस में 196 देशों ने मिलकर इस दिशा में मजबूत कदम उठाने पर सहमति बनाई। तय हुआ कि इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के स्तर पर लाया जाएगा। इसके बाद भारत समेत कई देशों ने कार्बन कटौती की घोषणा की। सभी देशों का इम्पैक्ट कर रहा है, डेवलपिंग सारे देशों का इम्पैक्ट कर रहा है। इसमें हमारे जैसे डेवलपिंग देश जो हैं इंडिया की तरह, उसमें इम्पैक्ट और ज़्यादा होता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से एग्रीकल्चर सेक्टर पे, वाटर सेक्टर पे, जो हमारे साइक्लोन्स और फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती है। हेल्थ सेक्टर पे, तो हर एक सेक्टर पे इम्पैक्ट होता है। हालांकि चिंता अब भी बरकरार है। पेरिस समझौते से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते हुए, लेकिन लक्ष्य से हम आज भी दूर खड़े हैं। 1979 में पहला विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ। 1988 में संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और इसमें कई बिंदुओं पर 172 देशों के बीच साझा सहमति बनी। इस बीच 1994 में 2 साल की मशक्कत के बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अस्तित्व में आया और 1997 में जापान के क्योटो शहर में बेहद अहम करार हुआ। लेकिन लंबी खींचतान के बाद ये 2005 में जाकर प्रभावी हो पाया। 2009 में कोपेनहेगन में इस दिशा में बेहद अहम करार हुआ, लेकिन ये भी असफल साबित हुआ। 2010 में कानकून में फिर से कार्बन उत्सर्जन को लेकर समझौता हुआ और 2011 में डरबन में। समझौता दर समझौता होता गया और लक्ष्य से हमारी दूरी बनी रही। न कार्बन का उत्सर्जन सुरक्षित स्तर तक कम हुआ और न ही हमारी चिंता। 2012 में जब दोहा बैठक में क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया तो ये बात दोहराई गई कि 2020 तक हम लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी 2 बैठकें हो चुकी हैं और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है कि टलता ही नहीं। बार बार ये लक्ष्य बनाया गया कि हम तापमान में हो रही वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकेंगे। बढ़ते तापमान का दंश हर देश को झेलना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से न सिर्फ गर्म हवा के थपेड़े बढ़ेंगे, बल्कि इस शताब्दी के खात्मे तक समुद्र में जलस्तर 82 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा और इससे तटीय इलाके डूब सकते हैं। इन सब के बावजूद विकसित और विकासशील देशों के बीच इस बात को लेकर तकरार आज भी जारी है कि क्या दोनों समान दरों से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।